सो हेल्थ सिस्टम पे बात करते हैं। मैम ने शी हैज़ ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल। आई विल कम टू दैट। I've asked for the her data, but what I know West Bengal's health situation, I'll talk about that also. But I want to talk about what is happening all over India in the context of all over the world. Health care of India is in shambles, and we really need introspection. Especially public health system is on the verge of collapse. I'm not joking. I'll give you just one example of what happened in 2021 April कोविड सुनामी, जो सेकंड सुनामी आई थी, उसकी बात करेंगे। द मेट्रोज, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये जो मेट्रोज थे, दे बिग पीपल, जो बिलियनियर थे, सीईओज थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनको हमेशा से ये लगता था, जिनके पास पैसा था, कि हेल्थ इज़ अ कमोडिटी। जिस दिन बीमार पड़ेंगे उस दिन कितना भी पैसा फेंक देंगे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा। दिल्ली चले जाएंगे, मेदांता आ जाएंगे, फोर्टिस और कहीं पे भी इलाज करा देंगे, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मिलेगी। पर आई विल टेल यू वन थिंग, अप्रैल 2021 आई वॉज इन दिल्ली व्हेन बड़े बड़े मीडिया कंपनी के सीईओज भी फ़ोन करते थे, एक बेड दिला दीजिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो बड़े लोग थे उनको पहली बार लगा कि हेल्थ ऐसी चीज़ है कि दे हैव आल्सो हैव टू स्ट्रगल फॉर द बेड। उनको भी एक अस्पताल का बेड लेने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, दवाइयाँ इंजेक्शन लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। पर सच्चाई ये है कि 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 70% जो गांव में रहती है, आज उनसे कोई भी पूछ लीजिए जाके, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं भी चले जाइए, यूपी बिहार चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, खासकर नॉर्थ इंडिया जो बीमारू स्टेट में आते हैं, किसी को डिलीवरी होनी है, किसी के सांप ने काट लिया, किसी के बच्चे में बहुत पेट दर्द कर रहा है, किसी को बहुत तेज बुखार हो गया, कोई एक्सीडेंट, कोई छत से गिर गया, कहाँ जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अरे 2 बजे रात में बंद है, कोई नहीं मिलेगा। जाओ जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 100 किलोमीटर चल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब पहुंचेगा 50 किलोमीटर, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे विल आस्क यू, पीली पर्ची बना के आओ, लाल पर्ची बना के आओ। जब तक वो पर्ची बनाता है 2 घंटे में, तब डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं अरे वी डोंट हैव फैसिलिटी, गो टू मेडिकल कॉलेज। अब वो 100 किलोमीटर दूर जब मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, तो आधे तो रास्ते में मर चुके रहते हैं, और आधे जो पहुंचते हैं उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, मरना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए रोज़। तो जो इंडिया ने 2021 में अप्रैल में देखा था, वो हमारी 70% पॉपुलेशन रोज़ सफ़र करती है। आई विल कम टू द डेटा। I just wanted you people to realize कि कोविड ने जो हमारी हेल्थ सिस्टम को था ना, उसको बस नंगा कर दिया है, जिसको गवर्नमेंट ने कपड़े अच्छे अच्छे पहनाए हुए थे। इंडिया, जब मोदी जी ने वादा किया है कि 5% ऑफ जीडीपी जो है बाय 2025, इंडिया जो है, नॉट 5%, 3% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडियन गवर्नमेंट विल स्पेंड बाय 2025। अब 1 महीना बचा है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा जादू। बट आई विल टेल यू, इंडिया स्पेंड ओनली 1.75% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर, एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड। मनमोहन सिंह के टाइम पे तो 1% था। तो इट्स नॉट अबाउट मोदी जी, ऑल अदर गवर्नमेंट जो भी आई, हेल्थ को इग्नोर किया गया है। Most of the developing country post COVID, they are spending 6 to 8%.
सम कंट्रीज दे स्पेंडिंग 10% ऑफ देयर जीडीपी। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे हेल्थ सिस्टम की बात करोगे? आपका हेल्थ बजट जो है 91-97 हज़ार करोड़ है 2024 का। कितने लोगों के लिए? 140 करोड़ लोगों के लिए। आप यकीन नहीं कर सकते हो, 97 करोड़ में से 97 हज़ार करोड़ों में से 40% तो सैलरी में निकल जाता है। आज इंडिया 4 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर विच इज द बैकबोन ऑफ द एनी हेल्थ सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रीढ़ की हड्डी की बात कही जाती है, दैट वर्क्स लाइक अ वाइट एलिफेंट, सफेद हाथी की तरह काम करता है। 1 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा वहाँ पे, आपको नर्सेज मिलेंगी या फार्मासिस्ट चलाएगा। ये यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अभी उन्होंने लोकसभा में जो जानकारी दी है उसके अनुसार से ओनली 60% ऑफ PSCs हैज़ ओनली 1 डॉक्टर, और 8% यानी 2000 से ज़्यादा PSC में तो डॉक्टर है ही नहीं। WHO कहता है कि एक डॉक्टर पे 1000 लोगों को देखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप दिल्ली चले जाइएगा तो एक डॉक्टर पे 300 लोगों की जिम्मेदारी है, यानी कि US से भी अच्छा हो गया है दिल्ली। पर आप यही यूपी, बिहार, झारखंड, आप वेस्ट बंगाल के गांव में, आप आसाम चले जाइए, एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों की जिम्मेदारी। कितनी? 51,000 लोगों की जिम्मेदारी है। 74% ऑफ डॉक्टर्स जो इंडिया में बनते हैं वो अर्बन में कंसंट्रेट हैं, मेट्रोज में। यानी वो कितने लोगों को देख रहे हैं? 28% ऑफ पॉपुलेशन। 74% ऑफ हेल्थ सिस्टम जो डॉक्टर्स, दे टेकिंग केयर ऑफ ओनली 28% ऑफ इंडियंस। रेस्ट ऑल, इफ यू से 26% ऑफ डॉक्टर आर टेकिंग केयर ऑफ 72% ऑफ पॉपुलेशन। हर साल 60 मिलियन पीपुल यानी कि 6 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे चले जाते हैं अगर उनके घर का कोई बड़ी क्रोनिक बीमारी हो जाती है। आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, आपने 40 साल काम किया, आपने 20-25 लाख रुपए जमा भी कर लिए और आपने घर भी खरीद लिया, बाइक भी खरीद ली, सब 50,000 रुपये सैलरी बता रहा हूँ, मिनिमम कह रहा हूँ। अच्छी लोगों की आजकल इंडिया में सैलरी 10-20 हज़ार रुपये है, बता दूं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो 40 साल बाद घर में एक पिताजी को कैंसर हो गया, माँ को आर्थराइटिस हो गया, बीवी को कोई बड़ी बीमारी हो गई। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको भगा के कुछ सालों बाद प्राइवेट में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे आपका खून चूस लिया जाता है। आप 60 मिलियन, ये गवर्नमेंट का डाटा है, वैसे मोदी जी डेटा देते नहीं हैं, पर कभी कभी जो देते हैं और या फिर UN और यूनिसेफ जो निकालता है वो आपको बता रहा हूँ। दिस इज से 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी के रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके घर का कोई आदमी बीमार होकर अस्पताल में कई दिन पड़ा रहता है। 8 लाख बच्चे हर साल इंडिया में मर जा रहे हैं, यानी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत हो जा रही है। जो गोरखपुर के हॉस्पिटल ट्रेजेडी की बात करेंगे वो इट इज़ जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। जो हमारा हेल्थ सिस्टम हो उसका बस जो गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी एक फेस था। बट लिटरली जब मुझे पता चला कि 1 घंटे पे 100 बच्चों की मौत हो जाती है, और WHO सेज, UN सेज दैट this death can be preventable just giving vaccination, just strengthening the primary health system. हर तीसरा आदमी जो HIV एड्स से पीड़ित है इंडिया में रहता है। आपको पता है इंडिया इज बिकमिंग एड्स का गढ़ बनता जा रहा है। हर तीसरा आदमी पूरी दुनिया में जो एड्स है वो इंडिया में रहता है। इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन गया है।
7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है। दैट इज़ ऑल्सो, हम लोग अपनी उसमें मेडिकल टर्म में बहुत से डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, उसको टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं, यानी कि अभी हमने डायग्नोसिस नहीं किया है। 4 लाख लोग, पूरी दुनिया से ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो गई, टीबी की बीमारी खत्म हो गई, इंडिया में अभी भी 4 लाख लोग टीबी से मर जा रहे हैं। 50% बच्चे या तो नाटे हैं या तो वो पतले दुबले हैं, यानी मालनरिश्ड हैं। आप दिल्ली में जाके बात कीजिए, आप जो है बेंगलोर में बात कीजिए, आप हैदराबाद में बात कीजिए, आप चेन्नई, अरे मेरे तो सब बच्चे हेल्दी हैं, लंबे हैं, मोटे हैं। पर आप झारखंड चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, किसी घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे मालनरिश्ड हैं। आपकी आबादी, इंडिया के जितने बच्चे हैं 50% जो हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से या तो हाइट उनकी कम है या तो वेट उनके कम है। हर दूसरी महिला जो बच्चे को पैदा करेगी, जननी कहा जाता है, वो हर दूसरी महिला एनीमिक है। यू कांट गिव, मतलब आयरन टैबलेट जो है वो 10-20 पैसे की होती है, वो भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही सही से। द डेटा अगर आपको बता दूं तो आप कहोगे क्या हो रहा है। 700 मेडिकल कॉलेजेस में से 300 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं। 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश और हिंदी? ओके। 75% कॉन्स्टिट्यूशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट कब लिखा गया? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और आज 75 साल बाद भी इट्स नॉट फंडामेंटली राइट। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस आर्टिकल 21 के हिसाब से ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके स्वास्थ्य की है वो करे। पर होता क्या है, धीरे धीरे, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, धीरे धीरे जितनी भी सरकारें आई उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ाते गए। आज ये हाल हो गया है 67% ऑफ हेल्थ सिस्टम इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो टायर 1 टायर 2 में जाएंगे, टायर 3 सिटीज में नहीं जाते हैं। सॉरी, उनको क्या केयर करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स? दे आर बिजनेसमैन ना, उनको तो पैसा कमाना है, तो वो टर्शरी केयर और सेकेंडरी केयर का केयर करेंगे। यानी कि आपको कैंसर हो जाएगा, आप मरने वाले हो, जाओ वहाँ पे उसका इलाज मिल जाएगा आपको डायबिटीज़ हो गया है, आपको हार्ट अटैक आने वाला है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कोई बड़ी बीमारी स्ट्रोक हो गया है, आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कुछ हो गया है, आपको अच्छे से अच्छा इलाज इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर का, अगर आपको सर्दी खांसी है, आपको डेंगू मलेरिया हो गया, आपको जो है थोड़ा पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये करना है, तो वो गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है। यू गेटिंग माई पॉइंट? 67% ऑफ आवर हेल्थ सिस्टम इज टेकन ओवर बाई प्राइवेट सेक्टर। और किसने किया? गवर्नमेंट ने ही धीरे धीरे इसको अपना बजट कम करते गए। ये जो 10-20 हज़ार करोड़ बढ़ाते हैं हर साल ना, जैसे आपको जो अगले साल अभी अगले महीने जो सीतारामन मैम जो हमारी बेस्ट इकोनॉमिस्ट कहा जाता है उनको, तो वो जब बजट पेश करेंगी तो कहेंगी अरे मैंने 97,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कर दिया है। अरे 5-10 हज़ार करोड़ तो इन्फ्लेशन होता है, इतनी तो महंगाई होती है आपकी, तो कहाँ बढ़ रहा है बजट? जो 50-60 हज़ार करोड़ जो है मनमोहन सिंह के जमाने था, वही बढ़ता जा रहा है 5-5 करोड़ के टाइम पे। आप अपने लोगों को हेल्थ सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। पर आपको पता है मेडिकल टूरिज्म कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है? व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म? यू नो दैट? यानी कि बाहर के लोग सऊदी अरब से, अलग कंट्रीज से इंडिया में आके डीलक्स रूम में बैठ के शाही से इलाज कराते हैं। $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। यानी कितनी? $10 बिलियन की। यानी 1 लाख करोड़ कमाया जा रहा है
बाहर के लोगों का इलाज करके, और हमारा टोटल बजट जो है 97,000 करोड़ का है। कितने लोगों के लिए? 140 करोड़ लोगों के लिए। मैडम बात कर रही थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की। मोदी जी ने जब 2014 में जब अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम पूरे भारत के लोगों को स्वास्थ्य योजना देंगे। एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आई जिसमें 10 करोड़ परिवारों को, यानी कि उन्होंने कहा एक परिवार में 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। ठीक है, दे दिया जाए। अब आप बताइए, एक इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कम से कम 20,000 रुपये खर्च करोगे। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लोगे तो 10 करोड़ लोगों को, यानी कि 20,000 इंटू 10 करोड़ आप मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया? यानी करीब 2 लाख करोड़, इजंट इट? 2 लाख करोड़ तो चाहिए। तो आपने कितना दिया? पिछली बार 4,000 करोड़ दिया था उसमें, इस बार 6,000 करोड़ दिया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में। यानी चाहिए 2 लाख करोड़, दे रहे हो 6,000 करोड़, तो वो तो मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि इंडिया की रैंक 105 है। अभी भी 2.2 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ लोग भारत में एक वक्त का खाना खा के सोते हैं। अब हिमांद्री जी की बात अलग है, वो अपनी मर्जी से खाते हैं, पर बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है, वो बेचारे वो नहीं खा पाते हैं। एनीवे, द डेटा इज सो लॉन्ग, और अभी मेरे पास पर्ची आ जाएगी, मैं बहुत कुछ बात करनी है। तो एनीवे, पर्ची आएगी भी तो बंगाली में लिखी रहेगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो धीरे सी बात है कि भाई देखिए, सिंपल से बात है कि मर्ज जो है वो भूख का था, मर्ज जो है वो भूख का था, इलाज जो है, मर्ज जो है भूख का था, मसला रोटी का था, इलाज मजहब में खोजा गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम किया गया, क्योंकि किस्सा कुर्सी का था। बात समझ रहे? तो दोहराया जाए, मर्ज भूख की थी, मर्ज भूख के थे, मसला रोटी का था। मर्ज भूख का था, मसला रोटी का था, इलाज मजहब में ढूंढा गया, क्योंकि किस्सा कुर्सी का था। As so many speakers have already talked about health for all, मतलब एक कॉन्सेप्ट है। मैंने भी 2019 में हमने एक हेल्थ फॉर ऑल मिशन लॉन्च किया है 56 हेल्थ एक्टिविस्ट के साथ, और आई एम प्राउड टू से कि अब तक 13 चीफ मिनिस्टर को हमने दिया है, और राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दे हैव पास वन लेजिस्लेशन राइट टू हेल्थ केयर, यानी कि अगर जैसे राइट टू एजुकेशन है वैसे ही राइट टू हेल्थ होना चाहिए। एमपी मैम है यहाँ पे। अब बहुत मुझे लगता है कि एक प्राइवेट बिल लेके आए हैं, हालांकि शशि थरूर सर ने डाला है, राइट टू हेल्थ इज योर फंडामेंटल राइट। ये आपको समझने की ज़रूरत है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैसा खर्च, देखिए अगर मैं कहूँगा कुछ तो बड़ा बवाल हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी मिलिट्री की संख्या कितनी है, टोटल सोल्जर्स पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख, और उनका बजट कितना है, कितना बजट कितना है, आर्मी का डिफेंस बजट कितना है? 28%। नहीं, ओके 28% सबको समझ नहीं आएगा, मतलब बताइए कितने? 6 लाख करोड़। कितने लोगों के लिए? 15 लाख लोगों के लिए। और आपका बजट, हेल्थ बजट कितना है? 97,000 करोड़। कितने लोगों के लिए? 140 करोड़ के लिए। भाई देखिए, सीधी सी बात बता दूं, पॉलिटिशियन, मुझे तो लगता है पॉलिटिशियन लोगों का अपना एक वो रहता है कि जितना ज़्यादा तुम अपनी प्रॉब्लम में रहोगे, शिक्षा ना दो, पढ़ोगे लिखोगे तो जब क्वेश्चन पूछोगे, बीमार रहो तो बीमार जब रहोगे तो अरे मेरे घर में बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, उसी में तुम्हारी ज़िंदगी कटती रहेगी। और तुमको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके घर में खाना खिला दिया जाए, तो उससे तुम्हारे के
यू आर फॉरगेटिंग कि हमारी मांग क्या है। रोटी कपड़ा मकान में, रोटी कपड़ा, 40 साल से यही चिल्ला रहे थे, 40 साल बाद यही जोड़ दिया है। 40 साल तक रोटी कपड़ा मकान चिल्लाते रहे, रोटी कपड़ा मकान में अब हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट जोड़ दिया। 6 चीज़ों की मांग है और कुछ नहीं मांग है, और कुछ नहीं मांग है। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कहा जाए कि क्या आप हलाला आपका सब्जेक्ट है, क्या आपको 4 तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या आप, अरे मुझे कुछ, मेरा नाम, मैं हलाला क्या कहते हैं, मेरा मांग है ना, मैं 4 तलाक और 3 तलाक में जाता हूँ। मुझे भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मुझे भी हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। नीट के बारे में आपने कभी सोचा है? नीट क्या है? नीट एक एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस के बच्चों को एंट्रेंस का और पीजी कराने का। नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब आप ये सोचिएगा, बात आप समझ किसकी बात कर रहा हूं? नीट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूं। ऊपर जो लोग बैठे हुए सो रहे हैं थोड़े से, ठीक है। नीट एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्जाम है, हमारे जो डॉक्टर कल बनेंगे उनके लिए है वो, कि कल जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनके लिए है। अब आप ये देखिएगा कि आज सरकार ने 2019 में नीट लागू किया था, 5 साल में ये हालत हो गई है कि अगर आपका बच्चा 90% यानी कि 650 मार्क्स लेके आता है 720 में से, 720 का होता है, अगर 650 भी लेके आएगा अब तो शायद उसको सीट नहीं मिले, 649 पे तो नहीं मिलेगी, यानी 90% मार्क्स लाने के बाद भी उसको सीट नहीं मिलेगी। और अगर आपके बाप के पास 1 करोड़ रुपया है और आपने बी मतलब ABCD होता है और 200 गोले होते हैं, अगर सिर्फ बी भर के आ गए तो आपको MBBS मिल जाएगा। बात समझे आप? सिर्फ बी भर के आइए। अभी जयपुर में एक लड़के ने 11 करोड़ रुपए में MD रेडियो डायग्नोसिस उठाया है, उसका नंबर था 7 नंबर। अब आप सोचिए वो इतना भी कैपेबल नहीं कि बी भर सके, पर उसके बाप के पास 11 करोड़ रुपया था, उसने रेडियो डायग्नोसिस बड़ी ब्रांच होती उठा लिया। So I believe that the NEET is a tool to abolish reservation। एक रिजर्वेशन खत्म करने का टूल है। अब आपके पास पैसा है तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपके पास पैसा नहीं है तो अब आप मतलब एक गांव का किसान, एक ठेले वाला बेचारा पढ़ ले, 500 नंबर पाले, 600 नंबर पाले। मैं 80% पाया था, मैं डॉक्टर बन गया, शायद अब होता तो था, नहीं बन पाता। 10% दवाएं जो इंडिया में बिकती हैं, दी जाती हैं, वो नकली हैं। ये मोदी जी का डाटा नहीं है, WHO का डेटा है, इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी क्षण की खबरें WHO तक पहुंची होगी, वो ना कितनी दवाएं हम लोग नकली खा रहे हैं। इतना गंदा हो गया हेल्थ सिस्टम अपना, प्राइवेट की बात करूं या गवर्नमेंट की, डॉक्टर्स की बात करता हूं मैं, किसी सिस्टम की नहीं। मतलब एक फार्मासिस्ट आपको, फार्मा कंपनी आपको कहेगी मैं बाली ले जाऊंगा, मैं आपको सिंगापुर ले जाऊंगा, मैं आपको यहाँ ले जाऊंगा, टूर पे कराऊंगा, और आप उसके कहने पे दवाइयाँ लिखते हो, उसके कहने पे इन्वेस्टिगेशन लिखते हो। एक अल्ट्रासाउंड कराओगे 300 रुपये का कट मिलेगा, एक CT स्कैन कराओगे 1000 रुपये मिलेगा, एक MRI कराओगे, यानी MRI वो लिखेगा, अब पैसा आपके पास। और सिस्टम इतना सुदृढ़ है कि गोरखपुर का डॉक्टर अगर लिखता है MRI, और अगर पेशेंट जो है दिल्ली में जाके MRI करा लेता है, यानी 800 किलोमीटर की दूरी है और दोनों अलग अलग स्टेट हैं, पर पैसा उसके पास गोरखपुर पहुंच जाता है। सिस्टम इतना अच्छा बना दिया गया। बहरहाल मछलियां हर सिस्टम में गंदी हैं, अपने में भी गंदी हैं, तो अपने आप को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। So health for all is one solution, and there should be a right to health care. A legislation should be passed
in the parliament and Rajya Sabha and accepted by the president to become a law. एक कानून बनना चाहिए जिसमें हर नागरिक को irrespective of their religion, region, सोशो-इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, कास्ट, जेंडर बायस, उनको कम से कम उनके घर के आसपास 3 to 5 किलोमीटर बेस्ट मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, मैं कह रहा हूँ सब सर्विसेज नहीं, बेस्ट मेडिकल सर्विसेज घर के आसपास उनको फ्री में मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है, इस पे ही हम काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि भारत कम से कम स्वास्थ्य पे 5% ऑफ जीडीपी हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करे। दैट इज आवर डिमांड। मैम कहेंगी तो हम अपना प्रपोजल जो हमारा प्रॉस्पेक्टस है वो आपको भेज देंगे, जस्ट गो थ्रू इट दैट। और थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप्स अगर लेते रहेंगे तो एवोल्यूशन आ जाता है, एक रेवोल्यूशन भी एक दिन आएगा। वेस्ट बंगाल के हेल्थ की बात करें तो अभी मैम ने जो कहा, हालांकि थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि 99% डिलीवरीज जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल हो रही हैं, 99% वैक्सीनेशन हो गया है। हेल्थ कार्ड का मैं जानता हूँ, मैंने हेल्थ कार्ड के बारे में बहुत सुना है। स्वास्थ्य साथी जो होता है जिसमें फिक्स प्राइस कर दी गई है कि ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप ऐसा समझिएगा, फिक्स प्राइस करने का बहुत ज़रूरी है। मीरोपेनम या फिर कोई ड्रग जिसको आप जानते हो, मीरोपेनम एक इंजेक्शन होता है, अगर आप बाहर खरीदिएगा तो 300-350 में मिल जाएगा। अब यही सिप्ला कंपनी मीरोपेनम बनाएगी, बाहर बेचेगी तो 350 में, और आपके प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल में बनाएगी तो जो मालिक कहेगा कि भाई 2200 में बेचो, उसका MRP डालो, तो वो सेम मीरोपेनम की जहाँ मीरोपेट हो जाएगी, कंपनी सेम रहेगी, मॉलिक्यूल सेम रहेगा, पैकिंग थोड़ी डिफरेंट करके 350 के बजाय 2200 रुपये में लगाया जाएगा एक इंजेक्शन। अब आप सोच रहे हो ना क्या मतलब, इसलिए फिक्स प्राइस करना बहुत ज़रूरी है। सेम ड्रग बाहर एक ही कंपनी अलग अलग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को अलग अलग MRPs पे भेजती है। डेंगी की बात करें, डेंगी बहुत हर बार जाड़े मौसम में फैल जाता है। डेंगी मतलब प्लेटलेट जो है वो रिकमेंडेशन है, जब तक 10,000 से नीचे ना आ जाए तब तक नहीं दी जाती है। 20,000 से नीचे अगर ब्रूज वगैरह हो जाए 10,000 से नीचे देनी है। पर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जैसे ही 1.5 लाख से नीचे गिरी, अरे प्लेटलेट कम हो गया, प्लेटलेट चढ़ा दो। अब लेके आइए प्लेटलेट चढ़ाने का 1500 रुपये दीजिए, 1500 लाने का दीजिए, 4-5 हज़ार का बिल बढ़ा देते हैं। और एनीथिंग यू आर गिविंग इनसाइड ब्लड इज लाइक अ गिविंग ट्रांसप्लांट। हम लोग को जब पढ़ाया गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइक अ ट्रांसप्लांट, यू गिविंग समथिंग एक्सटर्नली फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी। कभी भी रिएक्शन हो सकता है, इट्स नॉट गुड, बट डॉक्टर्स भी प्ले करते हैं इसमें। बहरहाल बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलूँगा तो अभी मुझसे किसी ने पूछा वेस्ट बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था यूपी से कैसी है, कैसे बताएंगे। अब मैंने कहा देखिए कंपैरिजन की बात है, अगर आप वेस्ट बंगाल तो साउथ इंडिया से कंपैरिजन करोगे तो कहोगे वेस्ट बंगाल अच्छा नहीं है, लेकिन आप यूपी से कहोगे तो कहोगे बहुत अच्छा है। भाई वेस्ट बंगाल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके 1000 बच्चों में से 19 बच्चों के मरने के चांस हैं। यूपी में 46 है। 200 माएँ डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट वेस्ट बंगाल में 100 है, करीब करीब आधी है। तो इट्स गुड। हमें प्रोग्रेस करना पड़ेगा, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। बट मैंने ये ज़रूर देखा है कि जो कंसंट्रेशन इन कोलकाता हो रहा है वो हमें सुविधाएं रिमोट एरिया में भी, जैसे अभी सिलीगुड़ी की बात हो रही थी डायलिसिस करना, अरे डायलिसिस इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वो PSCs पे हो सकती है, छोटी सी मशीन। अब तो वो इतना क्या कहते हैं, साइंस ने तरक्की कर लिए, घर पे वो आप करा सकते हो सकता है। एनीवे मैं आधा घंटा ले चुका हूँ, आधा घंटा और लूँगा, तो जल्दी बोल रहा हूँ। 2017 सर ने कहा था कि अपने बारे में भी कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग शायद मेरी कहानी नहीं जानते हैं।
तो मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। मैंने ये बुक लिखी हुई है, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये बंगला में भी आ गई है। और इसमें वो कहानी लिखी है कि कैसे 63 बच्चे उस रात में इसलिए मर गए क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए पेमेंट नहीं किया था। ऑक्सीजन वाले को उसका 68 लाख रुपए बकाया था। वो 10% कमीशन यानी कि 6 या 7 लाख रुपया मांग रहे थे क्लियर करने के लिए बिल, कि प्रीवियस गवर्नमेंट में हमें 5% मिलता था, अब तुम दो है 10% दो। 63 बच्चे 18 एडल्ट इसलिए मर गए क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए सप्लायर को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि 10% वो चाहते थे। 10% कितना हुआ? 6 से 8 लाख रुपए। कितने बच्चे मर गए? 63 बच्चे। यानी कि एक बच्चे की कीमत आप कैसे भी जोड़ लीजिए, आपको शर्म आएगी। हेल्थ मिनिस्टर ने बयान दिया कि 2015 में 16.5 बच्चे मरे थे, 2016 में 18.5 बच्चे मरे हैं, 2017 में तो 20.5 बच्चे, 2 ही पॉइंट तो बढ़ा है, मतलब 0.5। अरे आधा बच्चा होता है क्या? अगस्त में मौतें होती रहती हैं। ये बयान था। इंडिया बहुत बड़ा देश है, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। ये किसने बोला था? हैं? ना किसने? अमित शाह जी ने। इंडिया बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा देश है, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये छोटी घटना क्यों थी? क्योंकि सब मरने वाले कीड़े मकोड़ों के बच्चे थे, गरीब के बच्चे। कोई हिंदी मुस्लिम नहीं था, वो सब गरीब के बच्चे थे। मर गए, मरते हैं। अभी आपने झांसी में देखा होगा कि आईसीयू में जल गए, आपने देखा वो कैसे गोला बन के निकले। वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज किया जा रहा था। अगर कोई पीडियाट्रिक यहाँ डॉक्टर होगा, वो बताएगा कि एनआईसीयू के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज ही नहीं कर सकते। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से उसको बच्चों को ऑक्सीजन दी जा रही थी, ऐसे जल गए। तो मेरे सामने मरे थे। मैं 2016 में ज्वाइन किया, 2017 में बच्चों की ये इंसिडेंट हुआ। हर आधे घंटे में बच्चों की मौत हो रही थी, हर आधे घंटे में। और आप यकीन नहीं करोगे कितनी माएँ थी जिनको 12 साल 13 साल बाद बच्चे हुए थे। कोई तिरुपति गया था कि 4 लड़कों के बाद एक लड़की हो जाए, कोई 4 बहनों के बीच में एक भाई था, सब मर गए। बचाए एक्सेप्ट करने की अपनी गलतियां। मुझे याद है जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, उसके जब पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब डीएम साहब आए, उन्होंने एक सफ़ेद चादर मंगाई थी, उसको 4 टुकड़े में काटा जाता था, एक बच्चे को लपेटा जाता था, एक पुलिस वाले को बुलाया जाता था, ऑटो किया जाता था, तुम कुशीनगर जाओ, तुम देवरिया चले जाओ, तुम यहाँ, मतलब पुलिस वालों को माँ बाप के साथ बिठा के बच्चे की लाश के साथ भेज दिया जाता था ताकि मीडिया में खबरें ना आए। लेकिन मीडिया पहुँच गई पीपली लाइफ की तरह, वहाँ उन्होंने जो है उस चीज़ को दिखाया। मैं मीडिया का उस बात में कहता हूँ कि मीडिया ने उस चीज़ को, वरना तो सही बात है, बहुत छोटा सा रिमोट गोरखपुर शहर है। हालांकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज का घर है, मेरा भी घर है। 13 अगस्त 2017 को योगी जी आते हैं, उनके साथ जेपी नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी साथ में थे। और कुछ रूमर था कि अगर जेपी नड्डा जी ने कोई रिपोर्ट गलत दे दी इंसिडेंट के बारे में तो योगी जी को हटा के मनोज सिन्हा को, जो उस वक्त थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो आप ये मत कहना कि डॉक्टर कफील खान को मुसलमान होने के नाते योगी ने ये परेशान किया या टारगेट किया। आप ये बात समझिएगा, योगी जी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए उनको एक बलि का बकरा चाहिए था, और बलि का बकरा मीडिया ने दे दिया। खूब 2 दिन तक अरे फरिश्ता है, मसीहा है, अपनी कार से सिलेंडर लाया, ऐसे लाया वैसे लाया, अपने पैसे से लाया।
सब बड़े बड़े, और जो मीडिया ऐसा नहीं कि वो आके देख रहे थे, मीडिया ने कोई दिल्ली मुंबई में वो आए थोड़ी थे, जो स्टोरी जो सोशल मीडिया कुछ लिख रही थी वो लिखे जा रहे थे। हाँ हमने काम किया, पर मैं अकेले नहीं था, बहुत से बेचारे डॉक्टर थे। तो तू डॉक्टर कफील है। तो योगी जी ने जब, मतलब हम लोगों की ज़बान में आप कहते हैं, आप और तू में बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब योगी जी ने मुझे बुलाया था उस चैम्बर में जहाँ पे जेपी नड्डा सर भी थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, कमिश्नर भी थे, मेरे प्रिंसिपल भी थे, तो मुझे लगा शाबाशी मिलेगी। तो मैं अपनी टाई वही सही करके और गया कि मुझे जो है पैट मिलेगा। तो जब उन्होंने कहा तू डॉक्टर कफील है तो मैं डर गया, मैं समझ गया कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो तू सिलेंडर लेके आया था? आई सेड यस सर। तो तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे। यही 4 वर्ड्स थे और पूरी जिंदगी चेंज हो गई, पूरी जिंदगी चेंज हो गई। FIR होती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, घर वालों को परेशान किया जाता है, फिर जेल भेज दिया जाता है। जेल जब भेजा गया तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार से नहीं लड़ सकते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सब लोगों ने सलाह दी, अरे सरकार से कैसे लड़ के हो, डॉक्टर हो। योगी जी गुस्सा हैं, कुछ दिन में उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा, निकल आएंगे। लोगों ने भी खूब चिल्लाया, अरे डॉक्टर को क्यों जेल भेज दिया, डॉक्टर को क्यों जेल भेज दिया। पर लोग जैसे सोशल मीडिया में लिखते हैं, एक दिन लिखते हैं, 2 दिन लिखते हैं, फिर कोई नया मैटर आ जाता है। कल अतुल का कहा उसने सुसाइड कर ली, उसका लिखेंगे, फिर परसों किसी और का रेप हो जाएगा, उसको लिखेंगे, परसों कुछ और इंसिडेंट हो जाएगा। वो भूल जाते हैं, भूल गए लोग। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8। जब जिसने सप्लाई की थी, मनीष भंडारी जो ऑक्सीजन सप्लायर था, जब उसको बेल मिल गई, तब मैंने कहा जिसने ऑक्सीजन रोकी उसको बेल मिल गई, मुझे क्यों नहीं। तो मैंने एक 10 पन्ने का लेटर लिखा। मेरी वाइफ अपनी बच्ची को लेके मेरी बच्ची के साथ आई थी, तो मैंने उसके डायपर में वो लेटर जो है डाल दिया। 10 पन्नों का लेटर आपके नाम लिखा था, आप सबके नाम। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन बहुत लोगों ने पढ़ा, और ये लेटर है इस बुक में। मुझे यकीन नहीं था कि जुडिशरी भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है, नहीं तो ये काम पहले कर देता। 8 महीने तक जो जज मेरे इसको ऐसे फेंक देता था फाइल को, वो पहली बार, मतलब 18 अप्रैल 2018 को मैंने लेटर लिखा है। 19 तारीख को मेरी वाइफ दिल्ली गई, उन्होंने वहां पे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज कर दिया, और 25 तारीख को मैं बाहर आ गया। आप यकीन कर सकते हो, 18 तारीख को लेटर लिखता हूं, 19 तारीख को लेटर बना बाहर आता है, 25 तारीख को मैं बाहर। क्योंकि इतना अप्रोर हुआ, वो लेटर लोगों ने पढ़ा तो उनको लगा अरे डॉक्टर तो अभी भी जेल में है। कुछ लोग आंदोलन करने लगे, कुछ लोग प्रोटेस्ट हो गया। और आई एम प्राउड टू से कि कोलकाता इज वन ऑफ द स्टेट और शहर जहाँ लोग सड़क पे बाहर आ गए, और लोगों ने कहा कि मतलब वो जानते भी नहीं थे मुझे। मतलब मैंने बाद में वीडियोस देखे हैं कोलकाता के, जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, कितना प्यार मिला मुझे। हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। इन्होंने कहा सर डॉक्टर की डिग्री नकली है। तो जज साहब ने कहा कि नौकरी तुम्ही ने दी है ना, यूपी गवर्नमेंट ने, तब नहीं चेक किया था क्या है डिग्री। मणिपाल की डिग्री 63 कंट्रियों में है। जेल से निकला था तो लगा था जिंदगी आसान हो जाएगी, पर उन 63 बच्चों को मैं भुला नहीं पाया, और शायद यही वजह रही कि बार बार बोलता रहा। लोगों ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे चीफ मिनिस्टर जब होता है तो कहते हैं कि कई मीटर तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
4-4 गोलियां दौड़ा के मारी थी। एनीवे, मुझसे भी कहा गया तुम्हें भी मार देंगे। मेरे पास मैसेज आया कि जैसे तुम्हारे भाई के साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ कर देंगे। हमने कहा भाई मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते। तो किसी ना किसी को तो बोलना है, किसी ना किसी को तो बोलना है। हर कोई चुप नहीं रह सकता। एवरीबडी कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन यू हैव टू स्पीक। असम गया था, बाढ़ आई थी। हम लोग एक डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव चलाते हैं। तो 2019 में असम में बड़ी बाढ़ आई थी। हाँ बस खत्म कर रहा हूं। तो वहां पे सीए एनआरसी देखा और देखा कि ये जो सीए एनआरसी का जो वो है वो ज्यादातर उन्हीं को है जो बेचारे जिनके पास ठेले वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेजरर्स है। तो इसलिए मैंने अलीगढ़ में एक सीए एनआरसी के खिलाफ एक स्पीच दी थी। मुझे मुंबई से उठा लिया गया। किसने उठाया? नॉट एटीएस, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश ने मुंबई एयरपोर्ट से ये कहते हुए उठाया कि आपके खिलाफ जो है एक ऐसा भाषण देने का आरोप है जिससे दो धर्म के बीच में लड़ाई, मतलब वैमनस्यता फैल जाएगी, कुछ करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, मुझे टेररिस्ट करार दिया गया। मुंबई से अलीगढ़ की दूरी अगर चाहते तो वो दिल्ली तक फ्लाइट से आ सकते थे आराम से, पर मुंबई से अलीगढ़ 29 तारीख को मुझे उठाया और 2 तारीख को मुझे उन्होंने जेल पहुंचाया। 3 दिनों में कहां कहां ले गए मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि आंख बंद रहती थी, हाथों में पट्टी रहती थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती थी, क्योंकि सीढ़ियों से आपको पता चलता है कि आप किसी बड़े हॉल में इंटर कर रहे हो, हालांकि आपकी आंख बंद थी। कमरा होता था बड़ा हॉल टाइप, फर्नीचर वर्नीचर नहीं होते थे, 1 टेबल पड़े होते थे। और मुझे याद है जो लोग थे ना, वो एसटीएफ वाले जो मुझे पकड़ के मुंबई से ले गए थे वैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी थी। मतलब वो देवर ड्रंक, नंगा कर देते थे, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, एक आदमी पैर पकड़ लेता था, मारते थे डंडे से, बेल्ट से, मारते मारते मैं चिल्लाता था कि मैंने क्या किया है, मैं तो डॉक्टर। ये पूरी चमड़ी जो है उथड़ गई थी। और जब मारते थे तो ऐसा रुकते नहीं थे कि मेरे चिल्लाने से, जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। जब उठता था तो मैं अपने आप को फिर से किसी जीप में, किसी कार में, किसी वैन में पाता था, फिर किसी बिल्डिंग में ले आते थे। ये सिलसिला 3 दिन तक चला। हाले तुमने जो है, तुम डॉक्टर हो, तुम साले क्यों एनआरसी सीआई एनआरसी के बारे में बोल रहे थे? तुमने, हमें खबर है कि तुमने जो है ऐसा पाउडर बनाया है जिससे लाखों लोग मर जाएंगे। तुम जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। मुझे याद है जब मैं मथुरा जेल पहुंचा था तो मैंने जेलर के पैर पकड़ के बस रोया था कि मुझे 2 रोटी दे दो, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। बस पानी और भूख, मतलब जितना मारा हो रहा था सब भूल गया था। पहली बार लाइफ में लगा जो है कि भूख से बड़ा कुछ नहीं होता है। उस वक्त शायद मुझे सीए एनआरसी के बारे में पूछते, मेरी बीवी के बारे में पूछते, मेरे बच्चे के बारे में पूछते, मेरे रिलीजन के बारे में पूछते, सब पे मैं हाथ जोड़ देता और कुछ भी लिखवा लेते। शायद इतनी भूख थी, रो रहा था।
पर उसने क्या किया, उसने मुझे तन्हाई में डाल दिया। एक तन्हाई होती है जेल की, जहां आप अकेले रहते हो, छोटा सा रूम बंद होता है, और मैं चिल्लाता था वहां से, कोई है, कोई है, खाना दे दो, पानी दे दो, कोई है, और कोई सुनता नहीं था। मैं रॉड पकड़ के चिल्लाता 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 बेहोश हो जाता, फिर उठता, देखता सुबह है, चिल्ला रहा। मैं पेशाब करने जाता था तो बूंद बूंद पेशाब गिरती थी। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है 72 घंटे अगर आप प्यासे रहो, पानी ना मिले तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, पर मैं जिंदा बच गया। मैं जो बाहर की घास रहती थी उसको तोड़ के खाया है मैंने अपनी शर्ट को चबा गया। कोई है, कोई है। मुझे बीच में हवा में चिकन, मटन, बर्गर, पिज्जा सब दिखने लगा था, और मैं बकायदा दौड़ता था पकड़ने के लिए, पर वो मिलता नहीं था। एनीवे, फिर भी जिंदा हूं। 7 महीने बाद हाई कोर्ट को ये याद आया कि डॉक्टर कफील ने जो स्पीच, हालांकि मैं गोविंद माथुर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो ऑर्डर किया कि डॉक्टर कफील की स्पीच वाज अबाउट, नॉट अबाउट हेट्रेड और वायलेंस, इस स्पीच वाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश को तोड़ने वाला नहीं, देश को जोड़ने वाला भाषण था। और उन्होंने ना सिर्फ एनएसए मेरा क्वैश किया, 3 बार जो एक्सटेंशन दिया उसको भी इल्लीगल करार दिया। वहां से निकला तो मुझे राजस्थान पहुंचा दिया गया। कहा गया कि यूपी में तुम्हारे लिए मुश्किलें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुमको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है, यानी कि आप जो यूपी के डेडर्स लिस्ट होती है, जो गोरखपुर की लिस्ट है, उसमें 4थे नंबर का अपराधी हूँ मैं हूँ। मुझे एसपी साहब ने फ़ोन करके बोला कि आपको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया है, आपके ऊपर ताउम्र नज़र रखी जाएगी। हमने कहा यार 2-3 मतलब सिक्योरिटी गार्ड दे दो, साथ में रहेंगे तो कम से कम जो है फर्जी केस जो आप लोग लगाते हो वो तो नहीं लगाओगे। बहरहाल वहाँ था, अभी एक जवान मूवी आई जो इसी बुक पे लिखी गई है, 6 चैप्टर हैं। तो योगी जी को लगा कि मैंने या शाहरुख खान ने मिलके जो है बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है सरकार के खिलाफ, तो मेरे खिलाफ लखनऊ में FIR एक और कर दिया गया, वेजिंग अ वार अगेंस्ट द नेशन थ्रू दिस बुक। हालांकि ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे 3 साल से मौजूद है। उनका आरोप है कि मैं अपने लोगों के बीच में ये किताब जो है, मतलब मुस्लिम लोगों के बीच में इसको फैला रहा हूँ। तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे भी अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो अब मैं कहीं और चला गया। सो आई एम अ रिफ्यूजी इन माई ओन कंट्री। बहरहाल कहते हैं ना कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते। इसी गली की खाक में यही खाक मिलाएंगे, इसी गली की खाक में यही खाक मिलाएंगे, न तुम्हारे बुलाने से आए थे न तुम्हारे बुलाने से जाएंगे। और एक मुनव्वर रावना साहब का शेर करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, अरे सरफिरे लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, अरे इस मुल्क की मिट्टी को तो हम अपनी माँ कहते हैं। दंगाइयों पे अगर तुम्हारा बस चलता नहीं, दंगाइयों पे अगर तुम्हारा बस चलता नहीं, तो सुन ले हुक्मरान, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं।
थोड़ा सा मैं डेविएट हो गया अपने हेल्थ के सब्जेक्ट से, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट्स द ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। अब आप देखिएगा एक मुख्यमंत्री कैसे एक डॉक्टर को जिसने बच्चों को बचाने की कोशिश की है उसको किस लेवल तक जा सकता है, पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। और एक यहाँ की मुख्यमंत्री है जो 2-2 घंटे खड़े होके जो डॉक्टर्स हैं उनकी बातें सुनने को तैयार है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि मुख्यमंत्री जो है रात में भी खड़ी है, लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं और कर रहे हैं। जो कुछ आरजी कार में हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको बता दूं यही अगर प्रोटेस्ट यूपी में हो जाए तो मारेंगे भी, जेल भी भेजेंगे यार। एनीवे, थैंक यू जय हिंद, जय भारत। ये बुक बाहर अवेलेबल है, कॉम्प्लीमेंट्री बुक है, पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे। मैंने अभी तक किसी भी इंग्लिश को छोड़ के किसी भी 10 भाषा में है, सबको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री बुक देता हूँ कि जो पढ़ना चाहेगा वो ऐसे लेके मत जाइएगा घर में किताब सजाने का। जो पढ़िएगा प्लीज़ रीड इट। थैंक यू ऑल।